हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी फॉर। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। ये क्या है? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका 2016 का। ठीक है, पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2016 का। 15 का मैं करा चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। फिजिक्स का हो चुका है, तो फिजिक्स का वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप रेगुलर होंगे तो आपको पता होगा, आप देख लिए होंगे। तो 20 ठो क्वेश्चन हो गया आपका फिजिक्स का। आज केमिस्ट्री का करने वाले हैं हम। इसी तरह आपका 2013 का और 2014 का भी प्रीवियस ईयर का कराया जाएगा। 2015 का हो चुका है। तो नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका अगस्त तक ज़रूर हो जाएगा। ऐसा चांस है आपका अगस्त तक हो जाएगा। तो चैनल से जुड़ जाइए अच्छे से, और मैं पूरा डिटेल के साथ शुरू करूँगा आपका पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री का। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर। किसी परमाणु के एम कोष में अधिकतम उपकोष हो सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोष कितने होते हैं। तो कौन सा होता है? के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर ऐसे जाएगा। तो के में कितने होते हैं, कितने उपकोष होते हैं? तो सिर्फ एस होता है। एस सब ऑर्बिट होता है। के में कितना होता है? तो एस और पी होता है। और एम में क्या होता है? एस, पी और डी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। हाँ, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ ना कि आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो टिक कर दिया गया है, इसी कारण मैं नहीं कर रहा था। तो आप समझिएगा। और जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है। पूछा भी था तो आप लोग बोले थे कि कराइए, इसलिए मैं करा रहा हूँ। चलिए, तो आगा तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब आपको के को पता है ना किस तरह से लिखा जाता है? 1s इसको 2p, 2s 2p इसको 3s 3p और 3d इस तरह से लिखा जाता है। ये सिर्फ पूछ रहा है एम में। यहाँ देख रहे हैं एम कोष में कितने सब ऑर्बिट होते हैं? तो होते हैं एस, पी, डी। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल की कठोरता का मापन किसके पादपों में किया जाता है? तब वो किया जाता है CaOCO3 के में किया जाता है। जल की कठोरता का मापन CaOCO3 में किया जाता है। इसको याद कर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन पढ़ाने से मैं कहूँ, आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। आप लोग लाइक करने में क्या जा रहा है, और शेयर कर दीजिए थोड़ा अपने दोस्तों के पास। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप। ठीक है, मेरा इतना ही आप लोगों से चाहिए। आप लोगों को पूरा मैं इतना करा दिया हूँ पढ़ाई। पैरामेडिकल का बहुत सारा वीडियो हो चुका है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका प्लेलिस्ट का, उसमें जाकर देखिए और 2 से 3 बार वीडियो देखिए और कंफर्म कर लीजिए सब चीज़। चलिए 23 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से प्रतिस्थापन क्रिया का उदाहरण है। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है कि एक पदार्थ को यहाँ क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए आंसर तो ठीक दिया गया है। देख रहे हैं कि Cu को Fe हटाकर बना के दिया, FeSO4 बना दिया है। और यह आप क्रियाशीलता पढ़े होंगे श्रेणी, तो वह उसके अनुसार ये हटाता है, क्योंकि लोहा जो है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए इसको विस्थापित कर पा रहा है। तो ये सिर्फ पूछ रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। ये तो 10वां में ही आपको मिल गया होगा, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस तरह से मिला होगा। चलिए 24 नंबर देखिए। क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरीन का प्रयोग कब किया जाता है? तो किया जाता है प्रतिरोध के रूप में भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध के रूप में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए 25। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? तो ये है आपका एसएन। एसएन जो है संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व में कौन आते हैं? तो पी ब्लॉक के तत्व जो है ना, वो सभी एसएन जो है आपका पी ब्लॉक में आता है। पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो उसमें आएगा। एसएन किसका है फॉर्मूला? यह टीना का है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 50। तो यह पी ब्लॉक का है। लेकिन संक्रमण तत्व जो है ना, वो डी ब्लॉक में के जितने एलिमेंट होते हैं वो सभी होते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, और एसएन पी ब्लॉक का है, इसीलिए आपका यह संक्रमण तत्व नहीं है। बाकी सब एसी, एसी और पीडी सब संक्रमण तत्व है। इसे इंग्लिश में ट्रांजिटिव एलिमेंट कहते हैं। चलिए 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, नहीं है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर तो टिक दिया गया है।
आर्सेनिक। सोडियम क्या है आपका, तो यह है धातु। एल्युमिनियम भी धातु और सल्फर भी धातु। यह उप धातु है पूछ रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में कौन सा उप धातु तत्व है, तो वह है आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक का सूत्र होता है AS। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग, सोडियम का संकेत क्या होता है, एल्युमिनियम का क्या होता है, सल्फर का क्या होता है, कमेंट करिए। आपको मुझे पता है, आपको याद होगा, फिर भी कमेंट कीजिए आप लोग मुझे। चलिए 27 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया, किस रूप में रखा गया है, तो बताइए मुझे। तो वो रखा गया परमाणु क्रमांक में। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक, मुझे कमेंट में बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी दिया किसने है। तो चलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। चलिए इसको मैं नहीं बताऊँगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रेडिक्टेबल जो आपका आवर्त सारणी है वो कौन दिए थे अपना, तो मेंडलीफ दिए थे। कौन, मेंडलीफ जी दिए थे अपना आवर्त सारणी बनाए थे। और वो बनाए थे किसके आधार पर, तो परमाणु भार के आधार पर सजाए थे सारे तत्वों को। लेकिन बाद में एक आदमी आया, उसका नाम आपको कमेंट में बताना है मुझे, आप लोग बताइएगा। तो आवर्त सारणी किसने बनाया ये बताना है आपको। आवर्त सारणी में जो ये परमाणु क्रमांक के वृद्धि पर रखा, तो ये कौन आदमी रखा, ये कमेंट करके बताइएगा मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्या है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन के साथ अपक्रिया करके विलयन के रंग को क्या कर देगा, तो बताइए क्या करेगा। तो वो है ना आपका ऑप्शन, तो देख रहे हैं कि हरा कर देगा, हरा कर देगा। तो ये क्या है, पोटेशियम डाइकार्बोनेट, इसका क्या होता है संकेत, तो होता है K2Cr2O7 और प्लस रिएक्शन करेगा आपका H2SO4 से। और इसको बैलेंस करिएगा तो अपना आएगा यहाँ पर 4, तो 4H2SO4 और प्लस 3H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यह रिएक्शन करके आपका बना देगा K2SO4 प्लस Cr2O7 के थ्राइस प्लस जल बनाएगा और सल्फर निकालेगा। जो सल्फर का कलर होगा यहाँ पर 3S बनाएगा, 3 को सल्फर बनाएगा, इसी का कलर जो होगा वो हरा कलर का होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यहाँ लिख पाना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन बोल रहा हूँ ना, उसे ध्यान से सुनिएगा। तो हरा बना देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, एक तत्व X की द्रव्यमान संख्या 37 है, माने मास आपको दे दिया है 37, और इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है। तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, कितना होगी, तो बता दीजिए तो मुझे। जब मास दे दिया है, मास को A से संकेत देते हैं ना 37, हम न्यूट्रॉन N आपको दे दिया है 20, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है आपको। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या सेम होता है, तो यहाँ से प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं। और मास क्या होता है, मास होता है आपका प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू 37 दे रखा है आपको। N का मान यहाँ रख दीजिएगा, उधर जाएगा तो घट कर P का मान कितना हो जाएगा 17। अब जितना 17 को आपका है प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी 17 को होगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर A आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हर क्वेश्चन का मैं डील करूँगा, तो अच्छे से देखिए आप लोग। और जो क्वेश्चन का मैं पूछ रहा हूँ आंसर, उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए कौन सा कथन सत्य है, अब बताइए। दूतू को इसमें आंसर देखिए, फर्स्ट वाला ये मार्क गलत किया है, ऑप्शन नंबर C आपका सही है। तो ये है आपका सही अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि बहुत सा खनिज जो है अयस्क जो है वो खनिज नहीं होता है, ये बात गलत बोला है, इसीलिए वही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइसैकेराइडेड नहीं है, डाइसैकेराइडेड नहीं है, तो वो है आपका गैलेक्टोज, ऑप्शन नंबर D आंसर हो जाएगा। अभी गैलेक्टोज लिखा है कि मैलेक्टोज लिखा है, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। ये गैलेक्टोजे है, गैलेक्टोज, ऑप्शन नंबर D आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं है, बाकी सब आप देख रहे हैं, सुक्रोज हुआ, लेक्टोज हुआ, मल्टोज हुआ, ये सब है। चलिए हाँ गैलेक्टोज ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसे रट जाइएगा, इसमें कोई ट्रिक उरिक नहीं है कुछ बताने वाला।
चलिए 32 नंबर, FeCl3 का जलीय विलयन है, तो कौन सा है जलीय विलयन, माने कैसा होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है। तो जहाँ भी आपको दिख जाए आपका जल की मात्रा आएगा और बाद में इसको जलीय विलयन में डालिएगा तो ये क्या होगा, FeCl3 को जल में डालिएगा H2O में तो ये क्या बना लेगा, तो FeOH के ट्वाइस। अब OH जिसमें निकलता है वो अम्लीय होता है ना, H+ निकलता है वो क्षारीय होता है और बना देगा इसमें +3HCl बना देगा, ठीक है। तो इस रूप में आ जाएगा, इसीलिए अम्लीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, H3PO2 अम्ल की क्षारता है, तब कितना क्षारता है आपका तो बताना है। तो आंसर दे दिया है 1। अब कैसे है 1, तो वो ध्यान से देखिएगा। तो P जो है फास्फोरस का, ये डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, तो पहले O के साथ एक डबल बॉन्ड बना लेगा और बच गया और एगो ऑक्सीजन है, तो एगो इसका ऑक्सीजन के साथ साझा करेगा और ऑक्सीजन का एक और बच रहा है तो ये हाइड्रोजन के साथ कर लेगा और एक इसमें बच रहा है तो आपका H बना लेगा। तो फास्फोरस कौनसी कक्षा में कितना होता है, देखिए 1 2 और 2 4 गो हुआ ना, तो 4 गो है खाली, तो 4 गो से कट लिया। तो इस रूप में रिएक्शन करेगा ये, तो यहाँ पर P जो है OH का बंधन कर रहा है, तब इसके आधार पर इसमें इसका 1 जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड उदासीन है, तो N2O है, उदासीन है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब N2O डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक उदासीन ऑक्साइड है, परंतु यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ छोड़ दीजिएगा तो रिएक्शन करके NO2 बना लेता है, समझे। इसीलिए इसका जो क्षार होगा ना ये अम्लीय होगा, इसका जो होगा यह अम्लीय होगा। और अम्ल भस्म के बारे में पढ़े होंगे तो पता चल रहा होगा। चलिए 35 नंबर पढ़िए, टेरिलीन प्राप्त किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, तो देख सकते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल एवं टेरेफेंथिलीन एसिड से रिएक्शन कराकर उसे प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर अगर रिएक्शन मैं कराना चाहूँ तो अटेगा नहीं, लेकिन फिर बता रहा हूँ C2OH, इसी में C2OH ई हो गया आपका, क्या हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल। अब रिएक्शन करेगा आपका NH कार्बोनिक वाला एसिटिक में NCOOH एक बेंजोन डालेगा, तो ये बहुत बड़ा लंबा जाएगा तो इसमें नहीं हो पाएगा, इतना ध्यान रखिए। इस तरह से टेरिलीन प्राप्त किया जाता है। चलिए 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइडीय विलयन है, तो कोलाइडीय विलयन ये सब है, रक्त है, दूध है, धुआं है, ये सब कोलाइडीय विलयन है। अब इसी में पूछता अलग अलग, जैसे दूध क्या है, तो दूध एक पायस है, इमल्सन है, ये आपको पता होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि धुआं कौन सा विलयन में का है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। हालांकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन बताइएगा मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है, तो आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा ना लिथियम का होता है, क्योंकि प्रेडिक्टेबल में नीचे से ऊपर से नीचे आया जाता है तो आयनन क्रिया जो है ना शक्ति घटते जाता है। तो सबसे फर्स्ट में आपका भेटाएगा धातु में, आपका फर्स्ट तो क्या बताता है हाइड्रोजन, हीलियम, तब लिथियम, लेकिन यहाँ पर आयनन का क्रिया वही करता है जो धातु होता है, तो सबसे ज़्यादा लिथियम ही है, फर्स्ट आएगा धातु में, तो यही हो जाता है, तो आंसर बी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 38 नंबर, क्या दिया है, सामान्य मुख्य क्वांटम संख्या के एक S एवं 3 P कक्ष उपलब्ध है, इलेक्ट्रॉन की कौन सी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी इन कक्षों को भरने में, इससे कि प्रत्येक कक्ष में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आधे अवस्था में है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, आंसर 5 हो जाएगा। जब S और P ब्लॉक में रहता है तो अंतिम कक्षा में आपका ज़्यादातर 5 ही आएगा। अब इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं किया जा सकता, ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा और मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है तो मैं तेज़ी में खींचूँगा, पंखाओं का सब ऑफ है, पूरा देह भीज गया है। चलिए 40 नंबर, किस लवण का जलीय विलयन सर्वाधिक
क्षारीय होगा तो वो होगा दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर, बिस्मथ, इसका एटॉमिक नंबर है 209, नहीं एटॉमिक मास है। अब किस प्राकृतिक रेडियोधर्मिता श्रृंखला का अंतिम अस्थायी तत्व है? तो ये 4n+1 है इसका, समझे? ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आपका केमिस्ट्री का ख़त्म हो गया। फिजिक्स का हो चुका है, नहीं देखे हैं आई बटन में मिल जाएगा। केमिस्ट्री हो गया, फिर अगला वीडियो मेरा आएगा आपका बायो का लाऊंगा। हालांकि इसके बाद मैथ है लेकिन मैं बायो का लाऊंगा। मौसम अगर ठीक रहेगा, थोड़ा ठंडा रहेगा तो मैं मैथ का बनाऊंगा, क्योंकि मैथ को बनाने के लिए बोर्ड पर मुझे जाना पड़ेगा। तो बोर्ड पर समझाने के लिए सब चीज़ व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लग गया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।